इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल और इसमें साथ ही साथ रिस्पायरेशन इन अमीबा, रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म, रिस्पायरेशन इन फिश, रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग डायरेक्टली उसी मोटो से बात करेंगे। ओके, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिस्पायरेशन इन एनिमल में एनसीईआरटी ने आपको क्या क्या डिस्कस किया है और आपको क्या क्या जानना है। ठीक है, रिस्पायरेशन इन एनिमल में आपको पढ़ना है सबसे पहले एक यूनिसेलुलर में, जो कि अमीबा के बारे में आपको समझाया गया है। उसके बाद उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर चलते हैं तो वो आपका क्या है, अर्थवर्म है। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे तो आपका आएगा कौन, तो आपका आएगा इंसेक्ट, और उसके बाद आपका आएगा फिश, और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं बच्चों, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है। पहले भी बात किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक होकर पीछे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको क्लियर कट समझ में आए। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारे बॉडी या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के बॉडी में वो एनर्जी यूज़ होता है। जो खाना आप खाए, जो खाना कोई भी ऑर्गेनिज्म खाया, उस खाने का यूज़ करके उस खाने पर ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, वाटर में बदलना और एनर्जी में बदलना ही आपका क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वापस से सभी चीज़ रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया था, वो प्लांट ने लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाया था, जो हम लोग के बॉडी में आया। हम लोग के बॉडी में आने के बाद वो ग्लूकोज में टूटा विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज जो है रिस्पायरेशन में जाकर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हुआ, जो कि वापस से आपके इन्वायरमेंट में चला गया। तो एक साइकिल को ये कंट्रोल कर रहा है आपका रिस्पायरेशन। क्लियर है। अमीबा में बात करते हैं तो अमीबा आपका मेनली कहाँ रहता है, ये बाबू आपका रहता है वाटर में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ये देख लीजिए मैंने दिखाया यहाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो आपका है, ये सारे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या होगा आपका, अंदर जाएगा ऐसे करके ना, ये सारे ऑक्सीजन क्या जाएंगे बाबू, अंदर चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से चले जाएंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये कहाँ चले जाएंगे बच्चे, अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज बैठा पड़ा है ना, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो फैट, फैट नहीं रहेगा तो लास्टली कौन, प्रोटीन। बहुत रेयर केस में प्रोटीन यूज होता है एट द प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एट द प्लेस ऑफ लिपिड, है ना। यानी बोल सकते हो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन बहुत रेयर केस में यूज होता है। क्लियर है। अब जो ग्लूकोज ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाएगा, वाटर और एनर्जी अपने लिए यूज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, आउट कर देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, आउट चला गया। ठीक है, तो इससे ये मेंटेनेंस भी बना हुआ रह जाएगा और बॉडी में किसी तरह का कोई वेस्ट मटेरियल भी नहीं रहेगा। याद रखना, ये ऑलवेज ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को इन और आउट करता है, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस यूज करता है वो डिफ्यूजन। मैं पहले से बता चुका हूँ आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ज़्यादातर आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सारे काम करते हैं। एक हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो भी आपका डिफ्यूजन से ही रिस्पायरेशन करेगा, ये याद रखना है, ब्रेन में रखना है, हाइड्रा। क्लियर है। अब बात कीजिए आप किसके, अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म बाबू रहता है मॉइस्ट सॉइल में रहता है, तो इसके स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, साथ ही साथ इसकी स्किन थोड़ी थिन होती है। तो इसमें रिस्पायरेशन होता है थिन और मॉइस्ट स्किन के मदद से। और ये जो ऑक्सीजन लेता है बच्चे, वो आपका कहाँ से लेता है, वो आपका लेता है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनसे लेता है, और लेने के बाद क्या करता है, वही प्रोसेस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाता है उसको आउट करता है। तो ऑक्सीजन इन कर लेगा, ऑक्सीजन इन कर लेगा बच्चे, इन कर लिया,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको क्या कर देगा, आउट कर देगा। CO2 क्या कर देगा, आउट कर देगा। ठीक है, किससे होता है, थिन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। इसमें भी प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन। कौन सा होगा, डिफ्यूजन। अब बात करते हैं हम लोग, पहले इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। मैंने फिश पहले लिख रखा है, लेकिन आपको पहले समझना है इंसेक्ट का। ठीक है, इंसेक्ट के पास इसके लिए जो स्पेशल ऑर्गन है उसका नाम है आपका ट्रैकिया। ठीक है, कौन सा नाम है बाबू, ट्रैकिया नाम है। लेकिन ये इन और आउट जिसके थ्रू करता है वो आपका स्किन के ऊपर में रहता है। अगर किसी भी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर आप ऐसे करके हाथ देखोगे, चाहे कॉकरोच को, तो उसके स्किन पर रफनेस नजर आएगी। वो रफनेस नजर आती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता जिसको वो कैरी कर सके, जिसके मीडियम दैट मीन्स जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू वो कैरी कर सके। जैसे हम लोग के बॉडी में पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब बात कीजिए फिश में, तो फिश के पास एक अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, नाम क्या है उसका, गिल्स है। गिल्स क्या करता है, गिल्स आपका एंटीरियर रीजन में रहता है, बिहाइंड द माउथ। जो माउथ होगा आपका मछली का यानी फिश का, उसके थोड़ा सा बिहाइंड होगा। अगर आप मछली लाने जाते होगे तो आप देखते होगे उसका बहुत ही सिंपल सा, वो ऐसे करके काटते हैं मछली, जो बनाकर आपको देंगे ना वो आराम से काटेंगे उसको। तो आप देख लोगे गलफरा किधर है, ऐसे हाथ डाल डाल के ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो वो जो गलफरा होता है ना, उसी से पानी तो ऐसे माउथ से जाता है, लेकिन जब यूज हो जाता है वाटर के बीच का जो ऑक्सीजन है, जब वो यूज होता है ना, जैसे बाबू समझिए ऐसे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है गैप्स जो प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन डिजोल्व जो वाटर है वो इंटर करेगा माउथ से फिश के अंदर, तो गिल्स से क्या करेगा, पास आउट करेगा। जब गिल्स से पास आउट करेगा बच्चे, तो वो गिल्स में जो प्रेजेंट कैपिलरीज है, गिल्स में जो प्रेजेंट कैपिलरीज है, वो उस ऑक्सीजन को वाटर में से ले लेगा और क्या करेगा, लंग्स हार्ट में पहुंचाकर हार्ट से पंप कर देगा बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, जब ये ऑर्गन्स तक पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया, सेल्स में ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो वापस से कैपिलरीज के पास आएगा, कैपिलरीज उसको भेजेगा हार्ट से, हार्ट के पास, और हार्ट भेजेगा उसको लंग्स के लंग्स नहीं बोल सकते, गिल्स बोलेंगे क्योंकि इसका मेन गिल्स है, हम लोगों में लंग्स आएगा। तो गिल्स के पास भेजेगा बाबू, और गिल्स क्या करेगा, उसको वापस ओपर्कुलम से आउट करेगा। किससे करेगा, ओपर्कुलम से। बात याद रखना, इन करेगा माउथ से, आउट करेगा ओपर्कुलम से। इसी ओपर्कुलम में जो मछलियां बेचते हैं वो ऐसे करके हाथ डाल के और जो गलफड़ा है ऐसे करके फाड़ते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ। अब डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, ह्यूमन में रिस्पायरेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है ना। ह्यूमन बीइंग के पास रिस्पायरेशन के लिए एक अलग सा सिस्टम होता है, एक स्पेशल सा सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा सेल 9 क्लास में, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो सिंपल सी बात है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो वो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है बच्चों। कौन कौन से ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स का नाम मैंने लिखा है यहाँ। पहला है नोज। नोज का जो ओपनिंग है बच्चे, नोज का जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। नोज की ओपनिंग, जो आपके 2 ओपनिंग्स है, ये कितने होंगे, याद रखना, ये 2 होंगे, नॉस्ट्रिल्स भी 2 होंगे, और नेसल पैसेज भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये दोनों जाकर एक जगह पर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, मीट एट सेप्टम, मीट एट सेप्टम। कहाँ मिलेगा बच्चे, सेप्टम के पास मिलेगा। ये दोनों जहां पर जाके मिल रहा है उसको सेप्टम कहेंगे आप। फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पाथ है बच्चों आपके डाइजेशन के लिए भी और आपके रिस्पायरेशन के लिए भी। डैट मीन्स आपके फूड के जाने के लिए भी और आपके एयर के जाने के लिए भी। ये बात याद रखना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, वो कुछ शॉर्ट ही में पूछे जाएंगे, फिगर बेस्ड भी होंगे, कुछ असर्शन रीजन भी होंगे, कुछ स्टेटमेंट टाइप भी होंगे, है ना, और कुछ सिंपल वाले भी होंगे। सिंपल वाले आराम से बना लोगे, स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन में आप जरूर अटकोगे, ये पता है मुझे। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं होगा वो जरूर अटकेगा। लेकिन अगर मेरे सारे वीडियो को आप देखते हो लाइव प्रोसेस का, तो आपका क्लियरनेस आएगा, आप कहीं पर झिझकोगे नहीं किसी भी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर और उसका असर्शन रीजन का आंसर देने के लिए। ठीक है, लैरिंग्स क्या है, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास मस्कुलर फ्लैप है। इसी मस्कुलर फ्लैप से जब एयर पास होता है तो आपका वॉइस बनता है, दैट मीन्स आवाज।
और इस आवाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम हमारा माउथ, लिप्स, टंग, टीथ करता है। ठीक है, अब बात कीजिए ट्रैकिया की। ट्रैकिया ये जो आपका गला है, इसमें जो पाइप नजर आ रहा है आपका जो आगे की ओर है, ये अगर मानते हैं 2 पाइप है, ये आगे वाला ट्रैकिया हुआ, पीछे वाला आपका फूड पाइप हुआ। ठीक है, ट्रैकिया आगे का, फूड पाइप पीछे का। ट्रैकिया में ही ऐसे करके चिपका रहता है, फूड पाइप ऐसे करके दिखाया जाएगा आपको, ऐसे कभी दिखेगा नहीं। क्लियर है, ये इंटरनली सपोर्टेड होता है सी शेप, ध्यान से देखिएगा, ये इंटरनली सपोर्टेड होता है बाबू किससे, सी शेप्ड स्ट्रक्चर से सपोर्टेड, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से सपोर्टेड होता है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन ये, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग। क्लियर है, उसके बाद आता है आपका ब्रोंकस। ये देख लो, ये आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाकर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसको हम लोगों ने कहा ब्रोंकस। ये देख लो, रेड पेन से मैंने दिखाया है, ब्रोंकस है वो। ब्रोंकस इंटरनली और बहुत छोटे छोटे पाइप्स में कन्वर्ट हुआ है, तो जिस छोटे छोटे पाइप में वो कन्वर्ट हुआ उसको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ब्रोंकियोल्स लास्टली बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। मेन काम एल्वियोली ही करता है, सारा एक्सचेंज का काम एल्वियोली करता है, इसके बारे में डिस्कस करनी है हमें। ठीक है, अब बात कीजिए, ये ब्रोंकियोल्स एल्वियोली जिस जगह में होता है वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कहलाता है, जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं। ये नंबर में 2 होता है, ये एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चेस्ट कैविटी। ऊपर वाला कैविटी चेस्ट कैविटी, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका लंग्स भी है बच्चों, और जिसमें आपका हार्ट भी है। हार्ट यहाँ दोनों के बीच में रहा है, जिसको मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। मीडिया मतलब बीच में, ये आपका लेफ्ट वाले लंग्स की वजह से धंसा हुआ रहता है। तो लेफ्ट वाला लंग्स मैंने अभी दिखाया नहीं है, बस आप लोग को दिखाने के लिए मैंने छोड़ा हुआ था। ये कुछ ऐसे यहाँ पर धंसा हुआ रहेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा ये। ठीक है, ऐसे, ताकि यहाँ पर ऐसे करके हार्ट जो है कि सिचुएटेड हो जाए। हार्ट का कुछ ज़्यादा बड़ा शेप नहीं होता, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है लंग्स को भी। लंग्स इतना बड़ा नहीं होता कि ये गला तक चला जाए, समझने के लिए बनाया है मैंने बड़ा इसे। हार्ट आपका सिर्फ मुट्ठी भर होता है, हर इंसान के अपने मुट्ठी के बराबर ही उसका हार्ट होता है ना, इतना ही होता है। ऐसे करके ऐसा रखोगे तो ये आपका हार्ट हुआ, इतना यहाँ पर ऐसे करके सिचुएटेड होगा। क्लियर है, ये आपका पूरा हो गया क्या, ये आपका पूरा हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, विथ लेवलिंग, विथ नेम। और सबसे मेन काम कौन कर रहा है, लंग्स, इसलिए इसको मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एल्वियोली रहता है, तो निकाल दो दिमाग से, वो काम मेन करता है, लेकिन वो जहाँ रहता है उसको मेन आप कहोगे। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, वो आपका लंग्स है। बात समझ में आ गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों में एक स्पेशल सिस्टम है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नोज आपका, जिसमें 2 पैसेज, 2 ओपनिंग है, इसको नॉस्ट्रिल्स कहोगे, जो इंटरनली खुलता है अंदर की ओर, उस पैसेज को नेसल पैसेज कहोगे। जहां पर मिलेगा उसको नेसल सेप्टम कहोगे। नेसल सेप्टम इंटरनली खुलेगा एक कॉमन पैसेज में, जो आपका फेरिंग्स कहलाता है, वो फूड के लिए, एयर के दोनों के लिए कॉमन है। फिर फेरिंग्स जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से गुजरता है, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इससे आवाज निकलता है, ये आवाज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। उसके बाद आपका वो ट्राइकिया में खुलता है, जो सी शेप्ड रिंग लाइक कार्टिलेज से क्या होता है, सपोर्टेड होता है। और ये ट्राइकिया जो है इंटरनली लंग्स में जाकर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस लंग्स के अंदर जाकर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के इन सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आपका क्या होगा, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे, इसको एल्वियोली कहेंगे। मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम एल्वियोली करता है। क्लियर है, लंग्स जो है बाहर से मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसको हम लोग ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब ये आपका क्या करेगा, जब ये एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा, है ना, तो उस समय ये थोड़ा फ्रिक्शन इसको मिलेगा, तो इस फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है ल्यूरल मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो होता क्या है बाबू, है ना, मैकेनिज्म जो आपका है ब्रीदिंग का, ये ब्रीदिंग जो है वो होता है क्या, उसके बारे में समझ लेते हैं। ब्रीदिंग कहने का मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसका अंदर जाना, और जो इंटरनल एयर है उसका बाहर आना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। ठीक है, तो बाबू टेकिंग इन एटमॉस्फेरिक एयर इन टू लंग्स को कहते हैं हम लोग इनहेलेशन, है ना। और रिलीजिंग आउट CO2 रिच फ्रॉम द लंग्स, यानी CO2 रिच जो आपका एयर है, रिलीजिंग आउट CO2 रिच फ्रॉम द लंग्स। रिलीजिंग आउट कहाँ से रिलीज हो रहा है, लंग्स से रिलीज हो रहा है, इसको कहोगे आप क्या, एक्सहेलेशन। क्लियर है, 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन को मिलाएंगे बाबू, तो आपका 1 ब्रीदिंग बनेगा। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है 12 से 16 पर मिनट है। बात याद रखना, नॉर्मल, अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हो, है ना, तो उसमें आपका ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। क्या होता है
क्या होता है आपका, इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि चेस्ट कैविटी क्या है, डायाफ्राम क्या है, रिब्स मसल्स क्या है, ये बातें समझनी पड़ेंगी। तो चेस्ट कैविटी कहने का मतलब वह कैविटी जिसमें आपका लंग्स और आपका हार्ट सिचुएटेड है, और जो आपके एक केज से, एक कब्जा से, या बोल सकते हो जाल से बंधा हुआ है, जिसको हम लोग रिब केज कहते हैं, है ना, जो 12 पेयर ऑफ बोन का बना हुआ है, 12 पेयर और रिब बोन का बना हुआ है। ये आप 12 पेयर है, जिसमें से कि आपका 8 जो है प्रॉपर तरीके से अटैच है, बीच में एक हड्डी है, इसको स्टर्नम कहते हैं उससे, और उसके बाद वाले जो है कुछ आधा फ्लोटिंग है, कुछ पूरे तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिस्कशन आपका 11th क्लास में होने वाला है, ठीक है, उसमें बोन के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ना है। स्पेस जो प्रेजेंट होगा रिब्स के बीच में, जैसे 12 पेयर से बाबू, तो मान लेते कि एक ये रिब्स है और एक ये रिब्स है, तो इसके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है ना, ये स्पेस जो है आपका मसल से भरा हुआ रहता है। अगर बाहर ये मसल्स रहेगा, ध्यान समझना, ये मसल्स बाहर रहेगा तो एक्सटर्नल कहलाएगा, अगर ये मसल्स आपका अंदर रहेगा तो इंटरनल कहलाएगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोग अगर मुर्गी लाने जाते होगे ना, या फिर खस्सी का जो मीट लोग खाते भी हैं, तो उसमें आप देखोगे, या फिर कहीं पर कोई जानवर एक्सीडेंटल केस में डेथ होता है, तो वो भी आप देखते होगे, लेकिन उस पर कोई मतवज्जो नहीं करता, उतना ध्यान नहीं देता, तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखोगे तो समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लोअर एंड को कहते हैं डायाफ्राम। चेस्ट कैविटी का लोअर एंड जो सबसे नीचे है, जो कहलाता है क्या, डायाफ्राम। ये मस्कुलर फ्लैप होता है। इसका कनेक्शन बाबू पता है कहाँ से होता है, पीछे वाला दिमाग से होता है ना। पीछे वाला दिमाग कहने का मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा से होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा से होने के कारण क्या होता है, अगर कोई इंसान पीछे की ओर डायरेक्ट गिरा और उसका कनेक्शन मेडुला ऑब्लांगाटा से टूट गया, तो ये डायाफ्राम काम करना बंद कर देगा, जिससे इंसान की सडनली मौत हो जाती है, इंसान सडनली डेड कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा पीछे की ओर नहीं गिरना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को पीछे की ओर गिरने से बचाते हैं, कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। कारण यही है, एक फैक्ट एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। डायाफ्राम मस्कुलर होता है, ये किसको सेपरेट करता है, आपके एब्डोमिनल कैविटी जो नीचे है, जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, और आपका चेस्ट कैविटी जिसमें आपका हार्ट और लंग सिचुएटेड है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आपका इनहेलेशन पर। इनहेलेशन के दौरान आपका एक्सटर्नल रिब्स मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका रिब्स क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना, बाहर का मसल से कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स ऊपर क्यों चला गया और आउटवर्ड चला गया, बाहर क्यों निकल गया, ऐसे करके सांस लेकर देखो, ऊपर क्यों चला गया बाबू, ठीक है। वॉल्यूम चेस्ट कैविटी की क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे सांस लिए तो क्या हुआ, ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसे था तो ऐसा करके एक्सपेंड कर गया, बढ़ गया। जब ये होगा तो एट द टाइम डायाफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका जो शेप ऐसे डंबल शेप है, वो नीचे की ओर जाके ऐसे करके जगह को बढ़ा देगा। जब जगह बढ़ जाएगा चेस्ट कैविटी का, तो उस जगह में अब कौन इन करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर। जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर इन करेगा तो आपका लंग्स का जो शेप है वो भी आपका एक्सपेंड करेगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इनहेलेशन के दौरान आपका एक्सटर्नल मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स आउटवर्ड जाता है, डायाफ्राम डाउनवर्ड जाता है, चेस्ट का कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, आपका लंग्स जो है एक्सपेंड करता है, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में तेजी से रस करता है। एक्सहेलेशन के दौरान जस्ट उल्टा होगा, एक्सटर्नल मसल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, कहेगा मैं आराम करूंगा, अब ऐसे करके डाउन कर जाएगा, घटेगा। रिब्स क्या होगा, डाउनवर्ड चला आएगा। वॉल्यूम चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, जब ये सारा काम होगा तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम क्यों घटेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। डायाफ्राम वापस से अपने डंबल शेप में चला आएगा, गुंबज के आकार में चला आएगा। जो गुंबज ऐसा होता है ना, मस्जिद का, मंदिर का जो गुंबज होता है वैसा शेप में वापस से चला आएगा, वो उसका नेचुरल शेप है, ठीक है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें से हवा निकल रहा है, बैलून में से हवा निकालोगे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और CO2 आउट हो जाएगा। अब एक चीज बच क्या रहा है, जहां समझना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है। मैं इतना दूर में आपको समझा दूंगा, इसलिए इतना जगह मैंने छोड़ा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये समझना बाबू कि ये जो आपका एल्वियोली है, ये एल्वियोली है, इसमें आपका क्या होगा, ध्यान समझना, ये आपके लंग्स में है, तो ऑक्सीजन अगर आया तो ये एल्वियोली में गया, एल्वियोली के पास कैपिलरीज है, इस कैपिलरी से वो क्या करेगा, इसको कैरी आउट करेगा। तो ऑक्सीजन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, ध्यान समझना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा। ऐसे इसको डिस्कस करना ट्रांसपोर्टेशन में, मैं हल्का बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको डिस्कस करूंगा। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है।
बाबू याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बच्चों के दिमाग में आता है बात, ध्यान रखना इसको। ये जैसे ही आपके सेल्स के पास जाएगा, जैसे मान लो ये सेल्स है, सेल्स के पास गया तो हीमोग्लोबिन वापस अलग हो गया, मैं ऐसे हीमोग्लोबिन दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, सेल्स के अंदर चला गया, काम कर लिया सब कुछ। अब क्या आएगा इसके बाहर, इसके बाहर आएगा CO2, क्या आएगा CO2, CO2 इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों के दिमाग में ये आता है, ये नहीं होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है बाबू। कार्बोक्सी कब बनेगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब ये वापस से कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, एल्वियोली के पास, इसमें से हीमोग्लोबिन वापस से अलग हो जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, अंदर। अब यहाँ से बाहर चला जाएगा, है ना, ये आउट हो गया। तो ये एक बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, मैं रिपीट करता हूँ इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होने के लिए बच्चे, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन के साथ। कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन के पास आयरन है, वो आयरन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, बाइंड करने के बाद क्या करता है, उसको सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है आपका, ये याद रखना, आरबीसी का काम है। ये आपके फूड जो ले जाते हैं ना, वो आप प्लाज्मा ले जाता है, लेकिन आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को ले जाता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है। तो ये पहुंचा दिया आपके ऑक्सीजन को किसके पास, सेल्स के पास। अब सेल्स के पास जैसे ही पहुंचेगा तो वो आपका क्या करेगा, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा बाबू तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जैसे ही आपका आरबीसी लेकर आएगा एल्वियोली के पास, एल्वियोली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और वापस बाहर कर देगा बॉडी से। ठीक है, आपका जो सांस छोड़े तो उससे बाहर चला आया और वापस से हीमोग्लोबिन नए ऑक्सीजन को ढूंढने लगेगा, किधर है ऑक्सीजन, किधर है ऑक्सीजन। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।